Good morning students, welcome back to class 8th SST class. In our previous class we studied about the Battle of Plassey and in today's class we will study about the Battle of Buxar. Okay, so let's get started. Battle means Yudh and Buxar is a place in Bihar and the Battle of Buxar occurred in year 1764. Okay, all this irked the company and they declared a war on him. After the Battle of Plassey, the company was irked. Irked means annoyed, गुस्सा हो गई थी and they declared a war on him. किस पे उन्होंने war declare किया? On Mir Qasim. Mir Qasim was defeated in 1763 and Mir Zafar was restored as the Nawab of Bengal. So, in 1763, Mir Qasim was defeated and after that Mir Zafar was made as the Nawab of Bengal. Mir Qasim fled to Awadh and entered into an alliance with the Nawab of Awadh, Suja ud Dawla and the Mughal Emperor Shah Alam II. ठीक है, तो जब युद्ध में हार गया मीर कासिम, he fled means ran away to Awadh and entered into an alliance. Alliance means a union or association made for mutual benefit. तो उसने नवाब ऑफ अवध, सुजा उद दौला और मुगल एम्परर शाह आलम II के साथ एक एसोसिएशन बनाया. Their combined forces fought with the British और उन लोगों ने मिलके ब्रिटिशर्स के साथ क्या किया? वॉर किया, fought against them at Buxar on 22 October 1764. But they were defeated. लेकिन फिर भी वो क्या हो गए? हार गए. With this victory, the company became the real master of Bengal. और इस victory के बाद, इस जीत के बाद, the East India Company became the real master of Bengal. Okay, so this was the Battle of Buxar. Now, the major consequences of the Battle of Buxar. अब युद्ध होने के बाद क्या consequences थे, results थे Battle of Buxar के. In 1765, the Treaty of Allahabad was signed between Suja ud Dawla, Shah Alam II and Clive. ठीक है, तो एक ट्रीटी मीन्स संधि. ठीक है, तो वो साइन हुआ जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, विच वॉज साइन बाय 3 पर्सन, सुजा उद दौला, शाह आलम II एंड क्लाइव. ओके, अब उस ट्रीटी में क्या था वो हम पढ़ते हैं पॉइंट्स लाइन बाय लाइन. The English East India Company got Diwani of Bengal from the Mughal Emperor Shah Alam II. इस ट्रीटी में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई बंगाल की, जो कि शाह आलम ने उनको दे दिया था. नाउ दे कुड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. उसके बाद जो भी रेवेन्यू यानी कि टैक्स बंगाल, बिहार और ओडिशा से आता था वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था. इन रिटर्न द एम्परर वुड रिसीव एन एनुअल ट्रिब्यूट of 26 lakh rupees and 2 districts in उत्तर प्रदेश, that is Allahabad and Kara. और इसके एवज में जो एम्परर थे, जो राजा थे, उनको साल में सालाना 26 लाख रुपीस मिलते थे, 26 लाख रुपीस, और उस साथ में उन्हें 2 डिस्ट्रिक्ट का दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज इलाहाबाद एंड कारा. द एम्परर रिसाइडेड मीन्स लिव्ड. So the emperor lived in the fort of Allahabad under the protection of the British. Okay. Now the Nawab of Awadh was made to pay an indemnity of 50 lakh rupees. और जो अवध के नवाब थे उनको क्या दिया गया था? 50 लाख रुपीस का इंडेमनिटी दिया गया था. इंडेमनिटी मीन्स सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस. जो भी लॉस हुई थी उसकी जगह उनको 50 लाख रुपीस दिया गया था, जिसे हम कह सकते हैं हर्जाना. द कंपनी रिस्टोर्ड हिज किंगडम एंड प्रॉमिस टू हेल्प इन द केस ऑफ अटैक ऑन हिज टेरिटरी. और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि प्रॉमिस किया कि अगर सपोज उनकी टेरिटरी पे कोई अटैक होता है, दे विल श्योरली हेल्प देम. ओके, and the next point is in 1765 Robert Clive introduced dual government in Bengal which lasted up to 1772. फिर 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने dual मतलब 2 गवर्नमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया, जो कि 1772 तक चला, मीन्स 7 years तक. अंडर दिस सिस्टम द नवाब हैड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट नो पावर्स और रिसोर्सेज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन. इस सिस्टम में क्या था? नवाब को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी
बट उनके पास कोई भी पावर या रिसोर्सेज नहीं दिए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए. एंड द कंपनी हैड ऑल पावर्स बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारे पावर थे पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी. ठीक है. सो देयर वर टू गवर्नमेंट इन बंगाल. फर्स्ट वॉज East India Company and the second was the Nawab. The British controlled collection of revenue and निज़ामत. जो ब्रिटिश थे वो सारा रेवेन्यू जो भी टैक्स आता था वो कलेक्ट करते थे. एंड निज़ामत, व्हाट इज़ निज़ामत? दैट इज़ मिलिट्री एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन. जो भी मिलिट्री या क्रिमिनल से रिलेटेड मैटर्स आते थे उनका वो जुरिस्डिक्शन करते थे, मतलब फैसला सुनाते थे थ्रू इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है. जो भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनके अकॉर्डिंग वो फैसला देते थे. द नवाब वॉज गिवन मेगर शेयर ऑफ द रेवेन्यू टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन. और जो नवाब थे उनको बहुत ही मेयर मीन्स एकदम कह सकते हैं कि छोटा सा थोड़ा सा शेयर दिया जाता था रेवेन्यू का, ताकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके. ओके. सो दीज वेयर सम पॉइंट्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. नाउ द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस. दिन पे दिन ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ता जा रहा था. इन ऑर्डर टू ब्रिंग द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स डोमिनेशन द ब्रिटिश एडॉप्टेड सम नोवेल एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रैटेजीज़. तो सारे इंडिया पे अपना डोमिनेशन, अपना वर्चस्व करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज़ अपनाई, जिससे कि वो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ अपनाए जिससे कि सारा अपना फैला सके वो. ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, किंगडम्स ऑफ मैसूर एंड मराठा वर द बिगेस्ट थ्रेट टू द ब्रिटिश रूल. और जब जैसे ही 18th century का सेकेंड हाफ आया तो जो मैसूर थे, मैसूर के राज्य और मराठास, दे वेयर द बिगेस्ट थ्रेट टू ब्रिटिश रूल. इनसे उनको खतरा था. द कंपनी लॉन्च्ड वॉर्स अगेंस्ट बोथ. फिर कंपनी ने क्या किया? मराठास के खिलाफ और मैसूर के खिलाफ अपना युद्ध छेड़ दिया. फर्स्ट इज मैसूर. मैसूर इमर्ज्ड एज ए पावरफुल स्टेट अंडर द आउटस्टैंडिंग लीडरशिप ऑफ हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान. सो मैसूर वॉज अ पावरफुल स्टेट ऑफ साउथ इंडिया and it was guided under the leadership of Hyder Ali and Tipu Sultan. मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल स्पाइस ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट. जो मैसूर था वहाँ पे स्पाइस का ट्रेड होता था, मसालों का ट्रेड होता था नियर द मालाबार कोस्ट. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom. और 1785 में टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड, पेपर मतलब काली मिर्च और कार्डमम मतलब इलायची, ये सब चीज़ों का एक्सपोर्ट रोक दिया अपने किंगडम में. एंड प्रोहिबिटेड मीन्स स्टॉप्ड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी. और वहाँ के जितने भी लोकल मर्चेंट्स थे उनको मना कर दिया ताकि वो ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ना करे. ओके. टीपू सुल्तान एस्टैब्लिश्ड फ्रेंडली relations with the French in India and modernized his army with their assistance. तो टीपू सुल्तान ने फ्रेंच लोगों के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशन बढ़ाए और साथ ही साथ अपनी आर्मी को मॉडर्न कर दिया विद देयर असिस्टेंस. असिस्टेंस मतलब हेल्प. किसकी हेल्प से? फ्रेंच पीपल की हेल्प से. ओके. द ब्रिटिश एंड द डेक्कन स्टेट्स परसीव्ड हैदर एंड टीपू एज अ थ्रेट. जो ब्रिटिशर्स थे और डेक्कन के स्टेट्स के जो रूलर्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि हैदर और टीपू सुल्तान उनके लिए एक थ्रेट है उनके किंगडम के लिए. दिस लेड टू 4 एंग्लो मैसूर वार्स बिटवीन 1767 एंड 1799. और यही रीज़न है कि जिस कारण ये जो 4 एंग्लो मैसूर वार हुए, कब हुए? 1767 से 1799. In the first Anglo-Mysore War, Hyder Ali gave a crushing defeat to the British. And in first Anglo-Mysore War, Hyder Ali was winner. He defeated the Britishers. He signed the Treaty of Madras with the British in 1769, according to which both sides would help each other in case of an attack by a third party. और इस युद्ध में जीत के बाद हैदर अली ने एक ट्रीटी मीन संधि साइन की जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास with the Britishers in year 1769, according to which
दोनों साइड के पीपल एक दूसरे को हेल्प करेंगे अगर कोई थर्ड पार्टी उनके ऊपर अटैक करता है. ओके, सो दिस वाज द ट्रीटी ऑफ मद्रास. In 1770, the Marathas attacked Mysore, but the British forces did not help them. तो 1770 पे मराठास ने मैसूर पे हैदर अली और टीपू सुल्तान पे अटैक किया, बट ब्रिटिशर्स ने उनकी हेल्प नहीं की. हालांकि उन्होंने ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन किया था, जिसमें ये था कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी उन्हें अटैक करती है तो वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे. This enraged हैदर अली and he defeated the British in the battle of पोलीलूर. और इससे क्या हो गया, हैदर अली enraged हो गया. Enraged means became angry and he defeated the British in the battle of पोलीलूर. Hyder Ali died in 1782 while fighting the English forces in Chittoor, but his son Tipu Sultan continued the war. So Hyder Ali died in 1782 while he was fighting with the Britishers in Chittoor, but his son Tipu Sultan continued the war. The second Anglo-Mysore war ended in 1784 with the Treaty of Mangalore. ठीक है. The third Anglo-Mysore war was a result of Tipu's attempt to restrict the British spice trade on the Malabar coast and his increasing proximity to the French. और थर्ड एंग्लो-मैसूर वार क्यों हुआ था? क्योंकि टीपू ने क्या किया था, he was trying to make more relationship with the French people and he restricted the spice trade on the Malabar coast. Then the British, led by Lord Cornwallis and supported by the Nizam and the Marathas, defeated Tipu. तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो ब्रिटिशर्स को लीड कर रहे थे, with the help of the Nizam and the Marathas, they defeated Tipu. Okay. Tipu Sultan was defeated in the war and he had to pay a huge fine. वो वार में हार गया था और उसको एक अच्छा खासा अमाउंट देना था. किस रूप में देना था? एज ए पार्ट ऑफ हिज किंगडम टू द ब्रिटिशर्स. वाइल टू ऑफ हिज सन्स वेयर टेकन हॉस्टेज बाय द ब्रिटिश. और उसके दो जो बेटे थे उनको क्या कर दिया गया? हॉस्टेज मतलब बंदी बना लिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स. गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली प्रपोज दैट टीपू शुड एक्सेप्ट द सब्सिडरी एलियंस. और उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रपोज किया टीपू को कि उसे सब्सिडरी एलियंस अपना लेना चाहिए. व्हाट इज सब्सिडरी एलियंस? सब्सिडरी एलियंस को हिंदी में हम सहायक संधि कहते हैं. इट्स एन एलियंस इन विच द इंडियन रूलर्स हैव टू गिव अ लिटिल सब्सिडी टू द ब्रिटिशर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर आर्मी. ठीक है. तो इसमें जो इंडियन रूलर्स हैं उनको कुछ न कुछ कोई सब्सिडी अमाउंट देना है ब्रिटिशर्स को, ताकि वो अपनी आर्मी को मेंटेन कर सके. टीपू आउटरेट rightly rejected his proposal which led to the fourth Anglo-Mysore war. और टीपू ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया जिसके कारण फोर्थ एंग्लो-मैसूर वार हुआ. टीपू सुल्तान died in 1799 defending his capital सेरिंगापटम. ठीक है. और फिर टीपू सुल्तान की डेथ हो गई 1799 में. आफ्टर टीपू's death, the British annexed his kingdom, placed Mysore under Wadeyars, the former ruling dynasty, and imposed a subsidiary alliance on the state. और टीपू की डेथ के बाद ब्रिटिश ने उसके किंगडम को एनेक्स कर लिया, मतलब अपने अंडर ले लिया, एंड imposed a subsidiary alliance on the state. और स्टेट में subsidiary alliance impose कर दिया. So this was all about Anglo-Mysore war, okay, and about the Battle of Buxar. Hope you understand the topic well. Read it thoroughly, and in our next class we will study about the Marathas. Till then, have a good day.